नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कथन। आप सभी को पता है कथनों से संबंधित परीक्षा में काफ़ी सारे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, तो परीक्षाओं की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा कहे गए महत्वपूर्ण कथनों को हम करेंगे, क्योंकि इनसे हमारी जो है समझ भी विकसित होगी। अगर इन कथनों में से भी कोई कथन परीक्षा में पूछ लिया जाए ये किस विद्वान के द्वारा कहा गया है, और इनके अंतर्गत जो है काफ़ी सारे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। कथनों के माध्यम से ही प्रश्नों को भी बनाकर जो है परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जो जितने भी महत्वपूर्ण कथन रहे हैं वे काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास नामक जो है हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास नाम ही रहा है इनके ग्रंथ का। इनकी जो पुस्तक लिखी इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास, तो इसमें संपूर्ण हिंदी साहित्य के संबंध में इन्होंने जो है काफ़ी सारे अपने विचार प्रकट किए हैं, अपने जो विचार कहे हैं, किसके बारे में क्या कहा है, तो ये सभी हम कथनों के माध्यम से समझेंगे। तो आजकल जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछने का पता ही है आपको, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो चुका है, समझ बेस के आधार पर प्रश्नों को पूछा जाने लगा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा संपूर्ण हिंदी साहित्य में जितने भी महत्वपूर्ण कथन हैं उनको करना आप लोगों के लिए अति आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, अभी हाल ही में जो NTA नेट की जो परीक्षा अभी होने जा रही है, तो उनके लिए भी काफ़ी जो है ये क्लास उपयोगी रहेगी, मददगार साबित होगी। साथ ही जो है किसी भी स्टेट में जैसे कि DSSB या BPSC या किसी भी स्टेट में TGT PGT परीक्षाएं होने जा रही है, उनमें भी जो है जो कथनों से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही कथन पूछे जाते हैं, और अन्य विद्वानों के भी पूछे जाते हैं, जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त, नंदुलारे वाजपेयी, बहुत सारे ऐसे हमारे आलोचक साहित्यकार हुए हैं जिनके द्वारा हिंदी साहित्य में जो कथन काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे डॉक्टर नगेंद्र, तो हम रामचंद्र शुक्ल जी के कथनों को कर रहे हैं, तो कथन नंबर 1 से लेकर के 25 तक हम पहले कर चुके हैं। 25 से लेकर के जो है 26 से लेकर के भाई 50 तक आज करने की पूरी कोशिश करेंगे। थोड़े कथनों को हम करेंगे, क्योंकि अधिक जब हम कथनों को एक साथ कर लेते हैं तो हमें कन्फ्यूजन होने लगती है। तो इसी परीक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कथनों से संबंधित हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 26 को हम देखते हैं, क्योंकि यही प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। ये शेख नबी के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था, यहाँ तक हम कर चुके हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे। सूफी आख्यान काव्यों को अखंडित परंपरा की यही समाप्ति माना जा सकता है। नूर मोहम्मद कृत अनुराग बांसुरी के संबंध में ये कथन कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कि सूफी आख्यान काव्यों की जो सूफी आख्यान काव्य रहे हैं उनकी अखंडित परंपरा की जो समाप्ति हुई वो नूर मोहम्मद कृत जो है अनुराग बांसुरी से जो इनकी रचना है नूर मोहम्मद की, उनसे माना जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। अगला कथन है हमारा कथन नंबर 27। यद्यपि यह छोटा है पर इसकी रचना बहुत सरस और हृदयग्राही है और कवि की भावुकता का परिचय देती है। नरोत्तम दास कृत सुदामा चरित के बारे में जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने ये कथन कहा है कि यद्यपि यह छोटा है पर इसकी जो रचना है सरस और हृदयग्राही यानी हृदय को स्पर्श करने वाली है और कवि की भावुकता का परिचय देती है। तो ये जो कथन है नरोत्तम दास जी द्वारा कृत जो उनकी रचना है सुदामा चरित के संबंध में जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन कहा था। उसके बाद बात करें आगे कथन नंबर 28। नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने का कारण जगह जगह इसका सबूत देना पड़ा कि वे इस्लाम के पक्के अनुयायी थे। नूर मोहम्मद जी के संबंध में ये कथन कहा है रामचंद्र शुक्ल ने कि नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने का कारण जगह जगह इसका सबूत देना पड़ा कि वे इस्लाम के
पक्के अनुयायी थे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा 29। सूरदास के संबंध में जो ये कथन कहा गया है तो देख लेते हैं। वात्सल्य के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आँखों से किया इतना किसी और कवि ने नहीं किया, और इन क्षेत्रों का तो कोना कोना झाँकाए। तो वात्सल्य का कोना कोना कौन झाँकाए? सूरदास जी। और सूरदास के बारे में ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। बढ़ते हैं आगे। अगला कथन हम देख लेते हैं। इस परंपरा में मुसलमान कवि हुए, केवल एक हिंदू मिला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी किसकी तरफ इशारा किया है? तो सूरदास जी की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा है कि इस परंपरा में मुसलमान कवि हुए, केवल एक हिंदू मिला है। ये सूरदास कवि भाई वे सूरदास नहीं है, भक्तिकाल के सूरदास जिन्होंने जो है सूरसागर साहित्य लहरी या सूरसागर साहित्य लहरी आदि जो ये रचनाएं लिखी हैं, सूरसारावली ये रचनाएं लिखी है, जो ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, और जिन्होंने कृष्ण काव्य लिखा है, कृष्ण काव्य के प्रतिनिधि कवि वे सूरदास जी नहीं है। ये सूरदास जी है ये मुस्लिम कवि हुए थे, और वे उनमें केवल एक हिंदू कवि हमें देखने को मिला। वे सूरदास कवि हुए उनके संबंध में ये कहा गया है। बढ़ते हैं। अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस सूरदास की तरफ इशारा करते हुए ये कथन कहा है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 31। तुलसीदास उत्तर भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराजमान रहे। कौन? तुलसीदास उत्तर भारत में संपूर्ण जो जनता के हृदय में जो है प्रेम मंदिर में पूर्ण जो है प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराजमान रहे। तो ये कथन कहा गया है तुलसीदास जी के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गणानंद को साक्षात रस मूर्ति कहा है। तो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है साक्षात रस मूर्ति किस कवि को कहा जाता है रीतिकाल में? तो वो कहा जाता है गणानंद को। और साक्षात रस मूर्ति गणानंद को किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 33। तो प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और वीर पथिक तथा जवाबदानी दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं। तो ये कथन कहा है, ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किसके संबंध में कहा है? तो घनानंद जी के संबंध में ये कथन कहा है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और वीर पथिक जवाबदानी का दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कोई अन्य कवि नहीं है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या हमारी 34 देख लेते हैं। भाषा के लक्षण में व्यंजक बल की सीमा तक है, इनकी पूरी परख इन्हीं को है। तो ये संबंध भी जो है ये कथन भी जो है ये घनानंद जी के संबंध में कहा गया है आचार्य शुक्ल जी द्वारा। उसके बाद देख लेते हैं देव के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? रीतिकाल के कवियों में बड़े ही प्रतिभा संपन्न कवि माने जाते हैं देव कवि। बढ़ते हैं आगे। बोधा के बारे में इन्होंने क्या कहा शुक्ल ने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बोधा एक रसिक कवि थे और रीतिकाल का आरंभ जो है एक मिनट भाई ये यहाँ तक ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो है बोधा एक रसिक कवि थे ये माना है शुक्ल जी ने। उसके बाद जो रीतिकाल का आरंभ माना जाता है चिंतामणि से, तो चिंतामणि के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है क्या कहा है? चिंतामणि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक भी माना है, और जो है सर्वमान्य तौर पर जो है किसे माना जाता है? केशवदास को। केशवदास और जो है डॉक्टर नागेंद्र ने भी जो है केशवदास को ही माना है रीतिकाल का प्रवर्तक। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का प्रवर्तक पूछा जाए तो चिंतामणि को माना गया है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चिंतामणि के बारे में क्या कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? कि हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा व रीति काल का आरंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि से मानते हैं। उसके बाद देख लेते हैं शुक्ल
ने प्रथम आचार्य चिंतामणि को माना है। शुक्ल ने प्रथम आचार्य भी जो है चिंतामणि को माना है। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत शुक्ल ने इनकी कलिष्ठता के कारण कहा है, यानी केशवदास को इन्होंने जो है रीतिकाल का प्रवर्तक नहीं माना जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, लेकिन इन्हें कठिन काव्य का प्रेत अवश्य ही कहा है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 40। आलोचना का कार्य है किसी साहित्यिक रचना की अच्छी तरह परीक्षा करके उसके ऊपर गुण और अर्थव्यवस्था का निर्धारण करना। ये आलोचना के संबंध में जो है आलोचना की परिभाषा दी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कि आलोचना का जो कार्य है किसी साहित्यिक रचना की अच्छी तरह परीक्षा, यानी उसके गुण और दोष दोनों को देखना होता है। गुण और अर्थव्यवस्था का निर्धारण करना ही आलोचना होती है। उसके बाद बात करें आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 41। जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, उस वक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम संगीत धारा बहाई, उसमें मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्लित किया है। श्री वल्लभाचार्य के लिए जो इस श्री वल्लभाचार्य जी के संबंध में जो ये कहा है कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा कहे गए इनके जो है इनके शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों को जो की रचना करके जो मनोहर संगीत प्रेम की धारा बहाई है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 42। सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। तो सूरदास जी की भारी विशेषता क्या मानी है? नवीन प्रसंगों की उद्भावना। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही कहा है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 43। ये बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विठलनाथ के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे। किसके बारे में कहा है? रसखान के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कि ये बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विठलनाथ के बड़े कृपा पात्र शिष्य रहे हैं। तो रसखान का अगर ये पूछ लिया जाए गुरु का नाम क्या है, तो विठलनाथ को इन्होंने अपना गुरु माना है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 44। इन भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है। कि इन भक्तों का यानी किन भक्तों का? कृष्ण भक्त कवियों का। ये सूरदास जी रहे हैं और जो है जितने भी कृष्ण भक्त कवि रहे हैं उन सभी का हिंदी साहित्य में जो है हमारे साहित्य में बड़ा भारी उपकार माना जाता है। तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण भक्त कवियों के लिए। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 45 देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को भक्ति काल में सम्मिलित किया है। तो केशवदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल में न मान करके इन्होंने किस काल में माना है? भक्ति काल में। तो इन्होंने रीति काल का जो प्रवर्तक भी जो है केशवदास को नहीं मान करके किन को माना है? चिंतामणि को। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। रामचरितमानस में लोगों के हृदय का हार कहा। रामचरितमानस को क्या कहा? रामचरितमानस जो तुलसीदास जी की रचना है उसको क्या कहा है? लोगों के हृदय का हार। किन्होंने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बढ़ते हैं आगे, गोस्वामी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी सर्वांग पूर्णता। तो ये कथन कहा है तुलसीदास जी के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं भाई। रामचरितमानस में तुलसीदास केवल कवि रूप में ही नहीं उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। तो ये तुलसीदास जी के संबंध में कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके गोस्वामी जी का है तुलसीदास जी के लिए। तो ये कथन भी जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास जी के संबंध में कहा है कि प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सकता है गोस्वामी जी का ही है। तो ये इन्होंने जो है किस रचना के संबंध में कहा है? तो वो रामचरितमानस के ही संबंध में इन्होंने कहा है, जिसमें कि 7 कांड है, जिसमें राम के जो संपूर्ण जीवन के चरित्र का इसमें वर्णन किया है
बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, लंकाकांड, सुंदरकांड, ये सभी कांड जो है रामचरितमानस में है। और रामचरितमानस में रसों की त्रिवेणी भी वही है, श्रृंगार रस, वीर रस जो है इसमें मिलते हैं हमें। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि की ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। तो गद्य साहित्य के जो लेखक रहे हैं राम प्रसाद निरंजनी जी, उनके संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि हम निसंकोच कह सकते हैं कि एक कवि की ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। तो इन्होंने इनके संबंध में, राम प्रसाद निरंजनी के संबंध में ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। शुक्ल ने कहा है बैर, क्रोध व आचार का मुरब्बा है। तो ये कथन भी जो है शुक्ल ने अपने बैर और क्रोध जो इनका वो निबंध है उनमें ये लाइन कही गई है। तो इस प्रकार से शुक्ल जी के जितने भी और अन्य महत्वपूर्ण कथन हैं उनको हम जो है 25 कथनों को करके जो है कम से कम जो है 150 कथनों से अधिक संपूर्ण हिंदी साहित्य में कहे गए सभी कथनों को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथनों को हम करेंगे। और परीक्षा में आप लोगों के इन्हीं कथनों में से कोई ना कोई प्रश्न आपको अवश्य ही देखने को मिलेगा। अभी हाल ही में NTA NET की परीक्षा होने जा रही है, तो उनमें तो अवश्य ही आपको इन कथनों से संबंधित जो है एक प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हर रोज़ हिंदी विषय से संबंधित हम परीक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ हिंदी साहित्य की तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों में भाई हम DEET के जो है प्रैक्टिस सेट भी करना शुरू कर देंगे। DEET में जो अभी हाल ही में जो परीक्षा होने जा रही है TGT हिंदी, PGT हिंदी, तो DEET के जो है अंतर्गत हम अपनी तैयारी को इसके अकॉर्डिंग, वैसे तो हर पॉइंट हर टॉपिक को हम करते हुए आगे बढ़ ही रही है। प्रैक्टिस सेट भी अभी हम जल्दी शुरुआत करेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहेगा। तो पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।